आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, जो ज्ञान बिंदु में आपका होमवर्क सीरीज चल रहा है, ये टेस्ट सीरीज आज आप लोग को 13वां पार्ट मिलेगा। इससे पहले हमने 12 पार्ट आपको करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इसका पीडीएफ बोल रहे हैं कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर दे दिया जाता है सुबह 8 AM में, और 8 AM में ही वीडियो भी आपको मिलता है। तो आप लोग जो भी ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसमें आज इस वीडियो को अंत में देखिएगा, अंत में आपको पूरा कांग्रेस को पढ़ाया जाएगा। क्या बोलेंगे? कांग्रेस अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा टॉपिक क्लियर होगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। तो आपको पता है कि 10 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से दिया जाता है। तो पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में WTO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल निर्यात सेवाओं में भारत का स्थान क्या है, ये चीज पूछा गया। तो याद रखनी है, चौथा स्थान है। क्या स्थान है? चौथा स्थान है। यहाँ पर है आपको WTO। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तब आपका कहाँ पर हो जाएगा? जनेवा में हो जाएगा। जनेवा में हो जाएगा। अभी इसका वर्तमान में अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है, नागोजी ओंकाजा। क्या बोलेगा? नागोजी ओंकाजा इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। और ये किस देश की रहने वाली है? नाइजीरिया की रहने वाली है। ये सभी बातों को भी ध्यान देनी है। दूरसंचार में भारत का स्थान क्या है? तो ये दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। स्मार्टफोन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भी याद रखनी है, स्मार्टफोन उत्पादन में भी सेकंड स्थान है। वहीं अगर आपको ज़्यादातर अगर एग्जाम होगा तो वहाँ पर आपको पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था में क्या है। याद रखनी है, अर्थव्यवस्था में भारत का रैंक क्या है? तो 5वीं रैंक है। क्या है? 5वीं रैंक है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और जो भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमने जो है पूरा ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक फुल डिटेल सोल्यूशन के द्वारा आपको बनाकर हम दे दिए हैं। लगभग जो है हमने 21 सेट करवा रखे हैं, और आपका 4 सेट बचा है, उसको भी बहुत जल्द कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो पढ़ना चाहते हैं वो जाके जरूर पढ़िएगा, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारत द्वारा तेल आयात के लिए पहली बार किस अरब देश को रुपये में अपना भुगतान किया? याद रखनी है, तेल आयात के लिए जो है रुपये में अपना भुगतान किया, और वो कहाँ पर क्या है? याद रखनी है, UAE में किया। क्या बोलिएगा? UAE में। शिक्षा पर सम्मेलन 2024 किस अरब देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भी UAE में ही किया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, COP 28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये भी UAE में ही किया जाएगा। अच्छा, COP 28 यहाँ पर से आपको पता हो गया, तो आप लोग को पता होगा COP 29 कहाँ पर होगा और COP 30 कहाँ पर होगा? तो COP 29 याद रखनी है, बाकू अजरबैजान में होगा। और COP 30 पूछा जाएगा तो याद रखनी है कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कैबिनेट द्वारा पैन 2.0 योजना लागू की गई, इसका संबंध किस विभाग से? कैबिनेट पैनल द्वारा अगर पूछेगा 2.0 तो ये याद रखनी है किससे संबंधित हो जाएगा? तो आयकर विभाग से। क्या बोलिएगा? आयकर विभाग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन वार्षिक योजना अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया गया? बैंक ऑफ इंडिया को। क्या बोलिएगा? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ है ये भी पूछ सकता है। किसकी स्थापना कब हुआ है? 1907 में हुआ है। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? 2015 में। कब किया गया? 2015 में किया गया। NPS नई पेंशन योजना की मंजूरी कब की गई? यह भी 2024 में ही किया गया है। इसको भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन छांटिए। दिसंबर 2024 में लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यह विधेयक में रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए उद्देश्य को पूरा करता है, और जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे नेटवर्क का कुशल विकास हो सकता है। दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों का दोनों कथन सही होगा। यहाँ पर से थोड़ा सा बात करिए रेलवे। रेलवे कब से शुरुआत हुआ? तो याद रखनी है 1853 में। और इसको किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो डलहौजी के द्वारा। उस समय वायसराय पूछा जाएगा तो डलहौजी हो जाएगा। अब आपको ध्यान देनी है कि ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये मुंबई और थाने के बीच चला था। कहाँ से? मुंबई और थाने के बीच चला था। और सेकेंड पूछा जाएगा कि रेलवे कहाँ से कहाँ तक चला था? तो याद रखनी है ये कोलकाता से रानीगंज के बीच चला था। क्या बोलिएगा? कोलकाता
कोलकाता से रानीगंज के बीच चला था। इन दोनों बातों को याद रखनी है। एक होता था रेलवे, क्या बोलिएगा, रेलवे, और एक होता था आम बजट, क्या बोलिएगा, रेलवे आम बजट। रेलवे आम बजट से अलग कब हुआ तो याद रखनी है, इसको जो किया एकवर्थ कमीशन द्वारा, क्या बोलिएगा, एकवर्थ कमीशन द्वारा, और ये 1924 में हुआ। और ये दोनों फिर आपस में मिले कब, रेलवे और आम बजट जो मिला ये किस समिति के द्वारा मिला तो याद रखनी है विवेक देवराय समिति, क्या बोलिएगा, विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय समिति के द्वारा मिला। और इसको जो मिलाया गया कब मिलाया गया, 2017 में मिलाया गया। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखिएगा, यहाँ से आए दिनों प्रश्न बनता है। आगे की सवाल को देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और रिजर्व बैंक 1934 के कानून में सुधार के लिए लोकसभा में बोल सकते हैं कि कब जो है इसमें बोल सकते हैं कि पारित किया गया, ये चीज़ पूछा गया। ये याद रखिएगा किस अधिनियम के द्वारा, तो बोल सकते हैं 1900, ये बैंकिंग सुधार अधिनियम क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बैंकिंग सुधार अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखनी है। और ये अधिनियम कब आया था, तो 2024 में ये अधिनियम आया था। अब यहाँ पर आता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखनी है इसका, इसको पहले 1921 में हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंपीरियल बैंक के नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे, इंपीरियल बैंक के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1955 में इनका नामकरण करके क्या कर दिया, एसबीआई कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई। वहीं पर बात करिएगा आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका अधिनियम कब आता है, 1934 में। और किस कमेटी के सिफारिश पर, तो याद रखनी है कई बार पूछा गया है, यंग हिल्टन की सिफारिश पर। ठीक है, और याद रखनी है इसका स्थापना कब हुआ, 1935 में, 1935 में इसका स्थापना हुआ। और याद रखनी है 1937 तक इसका मुख्यालय कहाँ पर रहा, ये कोलकाता में रहा। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर किया गया, तो मुंबई किया गया। उसके बाद इनका राष्ट्रीयकरण पूछा जाएगा तो 1949 में हुआ। कब हुआ, 1949 में। इसका पहला अध्यक्ष आपको पूछा जाएगा कि इसका जो है पहला गवर्नर किसको बनाया गया, तो अस्बॉर्न स्मिथ को, क्या बोलेंगे, अस्बॉर्न स्मिथ को बनाया गया। ठीक है, और अगर पूछेगा कि भारतीय गवर्नर किसको बनाया गया था, तो ये कई बार हमने आपको बता दिया है, सीडी देशमुख को। किसको, सीडी देशमुख। और अभी वर्तमान में 26वें क्रम का कौन हो जाएगा, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बॉन ऑसिफिकेशन टेस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि बॉन मतलब हुआ क्या, हड्डी, क्या बोलिएगा, हड्डी। मान के चलिए कि दो खिलाड़ी है, एक का एज जो है आपको 30 बरस है और दूसरे का एज 20 बरस है। तो 20 बरस को स्वाभाविक रूप है कि वो जो है पटक देगा, यानी कि हरा देगा। इसीलिए जो है इसमें हड्डी का पता लगाया जाता है। व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाने के लिए बॉन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। मानसिक नहीं बोल सकते हैं, वास्तविक, क्या बोलिएगा, वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस परीक्षण को अस्थिचरण, क्या बोलिएगा, अस्थिकरण परीक्षण भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। इस परीक्षण का उपयोग अस्थि का संयंत्र का विश्लेषण करके किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो ये सभी दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी 2 और 3 जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली को कब लागू किया गया था तथा इसे कब समाप्त कर दिया। देखिए बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली मतलब बोल सकते थे कि मान के चलिए एक कोई स्टेट है, वहाँ पर एससी एसटी है, ओबीसी है, ठीक है, जनरल है। इससे मतलब कि अलग अलग जाति से अलग अलग नेता को चूज किया जाता था। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 1951 में स्टार्ट हुआ था। और इसको समाप्त कब किया गया, तो याद रखनी है 1957 में समाप्त किया गया। कब किया गया, 1957 में समाप्त किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर कितनी निर्धारित की गई। पहले 4 पॉइंट याद रखनी है कितना था, 4.5% था, लेकिन अभी जो है बढ़कर कितना हो गया है, 4.8% हो गया है। ठीक है, इनको याद रखनी है। आगे की सवाल देखिएगा, इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई और इसका संबंध किससे है। देखिए इंद्रधनुष अगर पूछेगा तो यहाँ पर होता इंद्रधनुष अगर पूछेगा तब ये संबंध हो जाएगा किससे, बैंकिंग से हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मिशन इंद्रधनुष पूछेगा, क्या पूछेगा, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष पूछेगा तब इसका संबंध हो जाएगा टीकाकरण से। किससे हो जाएगा, टीकाकरण से हो जाएगा। ठीक है, और टीकाकरण की शुरुआत याद रखनी है, इसमें 7 प्रकार का टीके का प्रावधान किया गया था। कितना, 7 प्रकार के टीके का प्रावधान किया गया था।
आगे की सवाल देखिए, भारतीय संविधान में एकता, समानता और बंधुता को कहाँ से लिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति से। क्या बोलिएगा? फ्रांसीसी से। फ्रांस बोल सकते हैं या फ्रांसीसी क्रांति। अब फ्रांसीसी क्रांति की जब बात आई है तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 से स्टार्ट हुआ था और ये कब तक चला था? 1799 तक चला था। और पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा, ये पहले भी हो चुका है, तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां राजा था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति से याद रखनी है, थर्ड स्टेट के बारे में इसी से पता चलता है। वास्तिल का किला पूछेगा, वास्तिल का किला का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये भी आपको फ्रांसीसी क्रांति से हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की घोषणा कब की गई? अगर मानवाधिकार सिर्फ पता है, इसका घोषणा 1945 में किया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएनओ के द्वारा पूछा है, तो यहाँ पर से हो जाएगा इसका 10 दिसंबर बोल सकते हैं, 1948 में इसको घोषणा किया गया। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि आपको जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगर पूछा जाएगा तो इसकी स्थापना 1992 के अधिनियम में 1993 में किया गया था। और 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? मानवाधिकार आयोग। ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थापन का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? संस्थान का मुख्यालय, तो ये देहरादून हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है, सबसे अधिक वन अगर पूछेगा तो याद रखनी है ये कहाँ पर हो जाएगा? एमपी में। अगर आपको प्रतिशत में पूछेगा सबसे अधिक कहाँ पर हो जाएगा, तब हो जाएगा मिजोरम। कहाँ पर हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि किस वर्ष और किनके बीच की गई थी? तो सुगौलों की संधि याद रखनी है अंग्रेज यानी ब्रिटेन और बोल सकते हैं नेपाल के बीच हुआ था, आंग नेपाल युद्ध। और ये कब हुआ था? 1815 में हुआ था। और ये याद रखनी है 1815-16 में सुगौली की संधि हुआ था। और याद रखिएगा ये किसके लिए? काली नदी के बीच के विवाद के लिए हुआ था। किसके लिए? काली नदी के बीच के विवाद के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह प्रकाश की किस घटना के द्वारा? देखिए, जो भी झूठी घटना होगा, मतलब कि पानी में गिरा हुआ, पानी वाला जितना भी घटना होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अपवर्तन का घटना हो जाएगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन। और जितना भी रंग वाला घटना आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परिकिरणन का घटना हो जाएगा। मानी कि बोल सकते हैं सूर्य जब डूबने के क्रम में होता है तो वो जो है लालिमा युक्त दिखाई देता है, तो वो किसके कारण? परिकिरणन के कारण। पानी में डूबा हुआ छड़ी जो है थोड़ा उड़ा मुठा हुआ प्रतीत दिखता है, वो किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण। ये सभी चीज को ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनीकरण की प्रक्रिया पदार्थ के किस अवस्था में परिवर्तित होती है? तो याद रखनी है पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं? 5 अवस्था मुख्य रूप से होते हैं। एक आपका होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है आपका गैस, ठीक है, और चौथा आपका हो जाता है प्लाज्मा। क्या हो जाता है? प्लाज्मा। और छठा क्या, पांचवा क्या हो जाता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए बात को। जब ठोस से आप द्रव में जाइएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा? गलनाना पड़ेगा, यानी गलनांक विधि द्वारा, ठीक है। और द्रव से जब ठोस में आइएगा तब आपको क्या करेगा? जमाना पड़ेगा, यानी हिमांक विधि द्वारा। अब जब द्रव से आप गैस में जाइएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा? तो याद रखनी है क्वथनांक विधि द्वारा। क्या बोलेंगे? क्वथनांक विधि द्वारा। और जब गैस से जब आप द्रव में आइएगा तब इसमें संघनन बिंदु, क्या करना पड़ेगा? संघनन बिंदु। और वही जब गैस से आप प्लाज्मा में जाइएगा यानी गर्म हीट करना पड़ेगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं आयनीकरण। तो यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस से आपको प्लाज्मा में जाना है। और फिर जब गैस से जब आप बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में जाइएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा? तो याद रखनी है आयनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनीकरण हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों बातों को ध्यान देनी है। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो याद रखनी है, इनका कार्यकाल की बात करेगा तो इनका कार्यकाल देखने को अगर मिलेगा तो 2026 से रहा है और 31 तक, क्योंकि 5 वर्षों का रहा है। और ये कब से? तो 1 अप्रैल से। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक प्रकार का बोल सकते हैं संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान के 280 आर्टिकल में की गई है। पहले वित्त आयोग कौन थे? तो याद रखनी है केसी नियोगी। कौन हो जाएगा? केसी नियोगी। अच्छा, अभी आपको पता होगा, याद रखनी है, आपको 14वां पूछ सकता है, 15वां पूछ सकता है, 16वां पूछ सकता है। ये वित्त आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 14वां कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है वाई.वी. रेड्डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वाई.वी. रेड्डी हो जाएंगे, ठीक है। 15वां पूछेगा तो ये कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है एन.के. सिंह। कौन हो जाएंगे? एन.के. सिंह हो जाएंगे। और अगर आपको पूछेगा 16वां, तो 16वां अभी तुरंत बना है, याद रखनी है अरविंद पनगड़िया। क्या याद रखेंगे? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। इसको ध्यान देते हुए चलनी है।
आगे की सवाल को देखिएगा, जठर ग्रंथियां हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है। और अमाशय में जो जठर ग्रंथियां निकलती है, याद रखनी है, जठर ग्रंथि जो निकलती है इससे दो एंजाइम निकलती है। एक आप बोल सकते हैं पेप्सिन, क्या बोलेंगे? पेप्सिन। और एक याद रखनी है रेरिन, क्या बोलेंगे? रेनिन। पेप्सिन जो है याद रखनी है ये प्रोटीन का बोल सकते हैं संश्लेषण करती है, और रेनिन जो है दूध का स्रावन करती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या कहलाता है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या कहलाता है? ये जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस समझौते के तहत की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस समझौते के तहत की गई? तो याद रखनी है पेरिस समझौता के तहत। क्या बोलिएगा? पेरिस समझौता के तहत की गई थी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बात की गई थी, और इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। और ये समझौता कब हुआ था? तो 2015 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के गठन की अवधारणा किस युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी? तो भारत पाक युद्ध के बाद। क्या बोलिएगा? भारत पाक जब युद्ध हुआ था इसी के दौरान जो है बात तटरक्षक बल की गठन की बात की गई थी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कब हुआ था? आपको पता है 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते 1966 के लिए दोनों पक्षों को ताशकंद के लिए किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भारत और याद रखनी है ताशकंद के बीच हुआ था। ठीक है, भारत और ताशकंद, याद रखनी है भारत और पाकिस्तान बोल सकते हैं, पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत की तरफ से किसने लिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय पीएम थे, तो इसी ने लिया था। और पाकिस्तान से बोलिएगा तो ययू ययू यशूब खान ने किया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, इन दोनों ने जो है यहाँ पर भाग लिया था। और ये किस संगठन के द्वारा आमंत्रित किया गया था? तो याद रखनी है यूएसएसआर। क्या बोलिएगा? यूएसएसआर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराक्रम दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं। और ये किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो आप लोग को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या बोलिएगा? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक में हुआ था। और इन्होंने ही नारा दिया था दिल्ली चलो। क्या बोलिएगा? दिल्ली चलो। और इन्होंने ही नारा दिया था, याद रखनी है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने बोला था? तो याद रखनी है सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैसों का मुख्य घटक। प्राकृतिक गैस जब भी पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। और जब भी आपको बायोगैस पूछेगा, क्या पूछेगा? बायोगैस। और एक पूछेगा आपको एलपीजी गैस। एलपीजी गैस, तो याद रखनी है यहाँ से तीन तरह के सवाल बनते हैं। तीनों सवाल हमने आपको लिख दिया। प्राकृतिक गैस पूछेगा तो इथेन, बायोगैस पूछेगा तो आपका हो जाएगा राइट आंसर मिथेन, और एलपीजी गैस पूछेगा तब आपका हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत किस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रावधान किया गया? तो याद रखनी है सेबी। क्या याद रखेंगे? सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका होता है फुल फॉर्म। इसका अधिनियम आया था 1992 में, और इसका गठन कब किया गया? 1988 में किया गया। ठीक है, और अभी इसका हेडक्वार्टर अगर आपको पूछेगा तो याद रखनी है कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए निमंत्रित होते हैं? तो याद रखनी है आपका जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट पर याद रखनी है निगरानी कौन रखते हैं? सेबी रखते हैं। आगे की सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, टिस्को किस कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो टिस्को, याद रखनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका स्थापना 1907 में किया गया था। और झारखंड में किया गया था। याद रखनी है झारखंड के जमदेशपुर में किया गया था। किस में किया गया था? जमदेशपुर में किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क क्या हो जाएगा? तो थोरियम का अगर बात करिएगा तो इसका महत्वपूर्ण अयस्क हो जाएगा मोनाजाइट। क्या बोलिएगा? मोनाजाइट जो है इसी का अयस्क होता है। और ये सबसे अधिक अगर पूछेगा किस राज्य में होता है? तो केरल में। और इसका अगर पूछेगा देश में सबसे अधिक कहाँ पर होगा? तो भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने पिता की हत्या की थी? यहाँ पर से पूरा प्रश्न ये है, किसने की थी? तो मगध वंश के शासक याद रखनी है हर्यक वंश। हर्यक वंश की जब बात करिएगा तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार। कौन हो जाएंगे? बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कब किया था? 544 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। और इसी का पुत्र था, याद रखनी है, अजातशत्रु। क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने, याद रखनी है, अपने पिताजी का हत्या किया था, याद रखनी है, अजातशत्रु ने। फिर अजातशत्रु को किसने मारा? इनका पुत्र था उदयन ने। तो याद रखनी है, इसको पैतृक बोल सकते हैं हत्या भी, इसको वंश को नाम दिया गया, ठीक है। तो याद रखनी है, यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर आपका अजातशत्रु। आगे के सवाल को देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? तो ये आर्टिकल हो जाएगा 75। कौन हो जाएंगे? आर्टिकल 75 हो जाएंगे। अब बोलिएगा 74 क्यों नहीं? याद रखनी है, 74 में बोला गया कि एक जो है लोकसभा में बोल सकते हैं बहुमत दल के नेता को, उसको हम लोग सभी नेता रहेगा उसको बोलते हैं मंत्री परिषद। और अनुच्छेद 75 में बोला गया कि इस मंत्री परिषद का मुखिया जो है किसको बनाया जाएगा? वो होगा आपका प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रखनी है, राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 75 के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? देखिए असहयोग आंदोलन की बात करेगा तो ये शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट होती है। उसके बाद याद रखनी है, एक चौरी चौरा घटना होता है और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। गोरखपुर में एक चौरी चौरा घटना करने का मतलब हुआ, चौरी चौरा एक थाना पुलिस स्टेशन रहता है जो कि आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं और इस थाने को जला देते हैं। इसी में याद रखनी है, ये कब की घटना है? तो 5 फरवरी 1922 की घटना है। 5 फरवरी 1922 में जब ये घटना घटित होती है, उसके बाद याद रखनी है 12 फरवरी को बोल सकते हैं, 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को क्या करता है? समाप्त कर देता है। और किसके द्वारा? तो याद रखनी है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल देखिएगा, डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच अवस्थित आयोजित किया जाता है? डिजर्ट साइक्लोन यहाँ पर दे दिया, तब याद रखनी है ये किसके द्वारा होगा? तो ये भारत और बोल सकते हैं यूएई के द्वारा होगा। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। और इसमें फ्रांस भी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई आधारित गुजरात सुरक्षा प्रणाली किसके द्वारा चलाया गया? तो याद रखनी है, ये रेलवे के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा चलाया गया। रेलवे ने क्यों, याद रखनी है किसके लिए है? मान के चलिए रेलवे अगर पटरी पर चल रहा है रेल और कोई जानवर है आगे में, तो ये स्वतः ब्रेक लगाया जा सकता है, इसी के द्वारा ये प्रणाली चलाया गया। आगे की सवाल देखिएगा, सहकारी समितियों को संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के तहत उल्लेखित किया गया? सहकारी समिति की बात करेगा तो ये संशोधन हो जाएगा 57वां संविधान संशोधन 2011 में। और पूछ रहा है कि किस संशोधन के तहत? तो याद रखनी है, अनुच्छेद की बात करेगा तो 43 का ख हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बात करिएगा भाग का, तो भाग हो जाएगा इसमें 9 का ख। इन सभी बातों को ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? तो याद रखनी है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या याद रखिएगा? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर, ठीक है। और इसको किस संविधान अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो याद रखनी है, इसको जोड़ा गया 42 बोल सकते हैं, इसको जो जोड़ा गया 42 बोल सकते हैं, संविधान मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया, सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन होया 1976 में। और इसके प्रावधान में मूल संविधान में पूछेगा मौलिक कर्तव्य था, तो एक भी नहीं था। क्या नहीं था? एक भी नहीं था। इसको जो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य, फिर एक संविधान संशोधन होता 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसमें फिर से एक जोड़ा गया, तो अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। अगर पूछा जाएगा किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है, तो 51 के को आर्टिकल में। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 51 का को, और अगर आपको संविधान का भाग पूछा तो याद रखनी है 4 के को में। तो इन सभी बातों को याद रखनी है। आगे का सवाल देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग में किस तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होगी? आवृत्ति हो जाएगा गामा का। क्या हो जाएगा? गामा के बाद क्या होता है? अल्फा यानी एक्स किरण, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है क्या होता है? अवरक्त किरण। क्या बोलिएगा? अवरक्त किरण। अवरक्त नहीं होगा, थोड़ी यहाँ से मिस्टेक हो गया। अवरक्त से पहले आपको याद रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है अल्फा हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है यहाँ पर हो जाएगा परावैगनी किरण। क्या बोलेंगे? परावैगनी किरण। उसके बाद हो जाएगा दृश्य किरण। ये जो है आवृत्ति का घटते हुए क्रम है, ठीक है।
उसके बाद याद रखनी है अवरक्त, क्या बोलेंगे? अवरक्त। उसके बाद याद रखनी है सूक्ष्म, क्या बोलेंगे? सूक्ष्म तरंग। उसके बाद याद रखनी है रेडियो, ठीक है? तो इसको ध्यान दीजिएगा और इधर से जब आप बढ़िएगा तब आपका हो जाएगा तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। तरंगदैर्घ्य याद रखनी है और इधर से जब बढ़िएगा तब ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम हो जाएगा, तो इसको ध्यान देनी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है? नए राज्यों का जब भी प्रवेश किया जाएगा तो ये अनुच्छेद 2 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 2 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए राज्यों का निर्माण, निर्माण की बात करेगा तो अनुच्छेद 2 हो जाएगा। और वर्तमान में राज्य क्षेत्रों के सीमाओं नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में बोला गया। देखिए संविधान के जब भाग 1 को पढ़िएगा तो इसमें बोला गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, क्या बोला गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र बोला गया है। और इसमें अनुच्छेद की बात करेगा तो कहाँ से आता है? 1 से लेके 4 तक आता है। तो यहाँ पर सभी आर्टिकल को एक बार देख लीजिए। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 1 में बोला गया है भारत राज्यों का संघ होगा। 2 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा, कोई भी देश के अगर किसी भी क्षेत्र को आप अपने देश में मिलाते हैं तो उसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 2 में मिलाई गई। नए राज्यों का निर्माण बोल सकते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया? अगर कोई भी सीमा को आप अपने देश में मिला लिए तो उसमें जो है उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके अनुच्छेद 3 में। और 4 में बोला गया है कि इस ये दोनों जो 2 और 3 में जो प्रावधान होगा ये बोल सकते हैं संशोधन की प्रक्रिया इसमें नहीं की जाएगी। और इस दोनों का प्रावधान किसके अधिकार है? तो याद रखनी है संसद को है। कौन कर सकते हैं? संसद कर सकते हैं। आगे की सवाल देखिएगा, यदि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जाए तो संविधान का कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी? देखिए अनुच्छेद 2 को जब आप कीजिएगा तो अनुसूची 1 को जब पढ़िएगा तो इसमें बोला गया है भारत और उसके संघराज्य क्षेत्रों का नाम बोला गया है, तो नाम में तो परिवर्तन हो गया। उसके बाद अनुसूची 4 को जब आप पढ़िएगा तो इसमें बोला गया है राज्यसभा सीटों का विवरण, तो राज्यसभा सीटों का भी विवरण हो जाएगा। और बोल सकते हैं अनुसूची 1 यानी कि 1 और 4 में परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य की सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन करने के लिए क्या संविधान संबंधित राज्य अनुमति की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। क्या नहीं होती है? याद रखनी है। अगर मान के चलिए आपको पता होगा अभी कि आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया किसको? तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश नहीं चाहता था कि अलग हो, रोता रह गया, लेकिन संसद ने क्या कर दिया? अलग कर दिया। आगे की सवाल देखिए, सन 1956 से पूर्व भारतीय राज्य कितने भागों में विभाजित थे? तो 4 भागों में विभाजित थे। एक कौन था? याद रखनी है, बोल सकते हैं ब्रिटेन क्षेत्र, ब्रिटेन क्षेत्र बोल सकते हैं। और एक आपका दूसरा था देसी रियासत, क्या बोलिएगा? देसी रियासत था। तीसरा था चीफ कमिश्नरी और चौथा जो था अंडमान निकोबार। इसको याद रखनी है, 4 क्षेत्र के भी आएगा तो हम समझा देंगे। आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय भारत में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? जिस समय लागू हुआ था, राज्य की बात करेगा तो 14 राज्य था और केंद्र शासित प्रदेश 6 थे। कितने थे? 6 थे। वर्तमान में अभी कितना हो जाएगा? वर्तमान में राज्य की बात करेगा तो 28 और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो अनुच्छेद 21 में, क्या सॉरी भाग 21 में, क्या बोलिएगा? भाग 21 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों से पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? यानी कि संविधान के किस भाग में, ठीक है? किस भाग में बोलेगा तब तो हो जाएगा 9 में। किस में हो जाएगा? 9 में हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन राष्ट्रवादी नरम दल? तो नरम दल हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। कौन हो जाएगा? 2 एवं 3 हो जाएगा। और एक अरविंद घोष और लाला लाजपत राय जो है ये गरम दल के हो जाएंगे, तो इसको भी ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा, कौन पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है? और ये कब बनी है? 1925 का कांग्रेस अधिवेशन किया था और ये कहाँ का किया था? कानपुर से किए थे, ठीक है? अब यहाँ पर से थोड़ा सा बात समझिए, कांग्रेस का गठन की बात करेगा तो आपको पता होगा 28 दिसंबर 1885 में इसका गठन किया गया था। और किसने किए के द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। 1885 में जो इसका अधिवेशन
अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। और किसने किया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। 1886 में जो हुआ वो कोलकाता में हुआ और किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। 1887 में जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? मद्रास में और किसने किया? बदरुद्दीन तैयब जी ने। 1888 में जो हुआ अहमदाबाद में हुआ और किसने किया? तो याद रखनी है, जॉर्ज यूल ने। उसके बाद 1896 में हुआ, तो याद रखनी है इसका अधिवेशन किसने किया? गोपाल बोल सकते हैं 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी ने। उसके बाद याद रखनी है 1900 कब बोल सकते हैं? 5 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन। 1906 में फिर कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1907 में फिर सूरत अधिवेशन किया रास बिहारी घोष के द्वारा। 1916 में फिर लखनऊ अधिवेशन हुआ अंबिकाचरण मजबूदार। फिर 1917 में याद रखनी है एनी बेसेंट, बोल सकते हैं कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? कलकत्ता अधिवेशन की एनी बेसेंट। उसके बाद याद रखनी है 1925 में हुआ, याद रखनी है कानपुर अधिवेशन। उसकी अध्यक्षता किसने किया? भारतीय महत्तम महिला पूछेगा सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है, याद रखनी है। उसके बाद 1924 में एक बेलगांव अधिवेशन हुआ, इसका अध्यक्षता किसने किया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद याद रखनी है 1929 में किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखनी है लाहौर अधिवेशन। उसके बाद 1938 और 39 में किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में उसने छोड़ दिया, तब उसके जगह पर अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। फिर 1940 से लेकर 45 तक कौन बने? याद रखनी है अबुल कलाम आजाद बने। कौन बना? मोहम्मद सॉरी अबुल कलाम आजाद बने, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और फिर जो है 1900 बोल सकते हैं 45 से लेकर 47 तक भारत जब आजाद हो रहा था उस समय कौन बना था? जेबी कृपलानी। और 1948 में कौन बना लास्ट में? तो राजेंद्र प्रसाद बने। और अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखनी है मल्लिका खरगे है, ठीक है, याद ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा। हमने टोटल लगभग आपको इंपॉर्टेंट जितने भी थे राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन वो हमने बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर उसको सुन लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने। क्या बोलिएगा? रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 3 बार। अभी तुरंत हमने बताया, एक बना 1886 में कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद एक बना 1893 में। उसके बाद एक बना 1906 में, ठीक है, इसको ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जो 1818 के इलाहाबाद अधिवेशन में? याद रखनी है जॉर्ज यूले। कौन बोलिएगा? जॉर्ज यूले हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बुलाने के लिए क्या? तो याद रखनी है एयो ह्यूम। क्या बोलिएगा? एयो ह्यूम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं के द्वारा जो है कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया? तो 1907 का सूरत अधिवेशन। क्या बोलिएगा? सूरत अधिवेशन। और 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने। घोष नहीं, याद रखनी है घोष, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता के बाद जयपुर में जब भी पूछेगा तो इसका राष्ट्रीय बोल सकते हैं कि कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, इसको ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए इसका विचार देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, बिल्कुल ठीक। प्रारंभिक नेता मुख्य रूप से उच्च मध्यम वर्ग से थे, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस ने शुरू में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया। तो सभी का सभी कथन जो है आपका यहाँ पर से क्या है? सही है, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है 1929 के अधिवेशन में रखा, ना कि शुरू में। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर से बोल सकते हैं 1, 2 और 4 आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया तो 1929 के बोल सकते हैं लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर बोलेंगे? 1929 का लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे की सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सरोजनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो 1925 का बोल सकते हैं कानपुर अधिवेशन। क्या बोलेंगे? 1925 का कानपुर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। आगे की सवाल देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को क्या बोला गया था? काला झंडा दिखाया गया था। क्या बोलिएगा? काला झंडा दिखाया गया था, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु होने का पाली वर्षा उत्तरदायी है? भारत के उत्तर पश्चिम, ये आपका हो गया, याद रखनी है उत्तर पश्चिम यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके द्वारा? पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ जो है कहाँ से होता है? याद रखनी है भूमध्य सागर से। कहाँ पर बोलिएगा? भूमध्य सागर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर से उत्पन्न होती है? नहीं, गलत हो गया। इस भारत का में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है, बिल्कुल ठीक है। तो दो कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी पवनें नियमित पवनें होती है, बिल्कुल ठीक है। भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंग अरब सागर है, ये गलत हो गया। अरब सागर नहीं है, और कहीं वे बंगाल की खाड़ी भी है। भारतीय द्वीपों में मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी में भी बाद में होती है। तो ये 1 और 3 आपका सही है, जो कि 2 आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी कहाँ मिलती है? ये चीज पूछा गया। तो ये गंगा के भाग उत्तर पूर्वी वाले भाग में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा ऋतु तमिलनाडु के शुष्क रहने के कारण क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी को मानसूनी पवन समांतर यानी बराबर है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा शाखा से वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये अरब सागर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। तो ये दोनों का दोनों कथन आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? मानसून के पीछे हटने या लौट जाने का मानसून को निवर्तन कहते हैं, बिल्कुल ठीक। लौटती हुई मानसून पवनें अरब सागर से नहीं, बल्कि वेस्ट ऑफ बंगाल की खाड़ी से उठाती है अपना जल। तो एक सही है, 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी उत्तरी हिमालय, मेघालय की पहाड़ियां। कोरोमंडल में नहीं होता है। तो 1, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा अगर पूछेगा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेघालय राज्य। कौन हो जाएगा? मेघालय राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत की अगर बात करेगा सर्वाधिक कहाँ से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। कहाँ पर? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो मानसून की उत्पत्ति बोलेगी तो याद रखनी है दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्या बोलिएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून पवन से होती है उत्पत्ति। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय के मासिनराम में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या बोलिएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, गफ्फार खान हो जाएगा। आगे की सवाल को देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या बोलिएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार तुरंत अस्वीकार करने वाले भारतीय कौन थे? तो याद रखनी है एपीजे अब्दुल कलाम। क्या बोलिएगा? एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया? तो याद रखनी है सुभाष चंद्र बोस। क्या बोलिएगा? सुभाष चंद्र बोस जी से। ठीक है, आगे की सवाल देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार भारत के डैश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे की सवाल देखिएगा, भारत रत्न के लिए उन्हें सिफारिश कौन करते हैं? पीएम। और देते कौन है? तो राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, चलिए सन 2024 में भारत के कितने विभूतियों को सम्मानित किया गया है? 5 व्यक्तियों को। तो याद रखनी है, बिहार का जननायक बोल सकते हैं कर्पूरी ठाकुर। क्या याद रखिएगा? कर्पूरी ठाकुर। उसके बाद याद रखनी है आपको पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव आपको याद रखनी है। उसके बाद याद रखनी है एमएस स्वामीनाथन। क्या याद रखिएगा? एमएस स्वामीनाथन। उसके बाद याद रखनी है चौधरी चरण सिंह। क्या याद रखिएगा? चौधरी चरण सिंह। उसके बाद याद रखनी है लाल कृष्ण आडवाणी। क्या याद रखेंगे? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। आगे की सवाल देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2024 में भारत रत्न में कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया? 5 व्यक्तियों को। भारत रत्न पहले 3 प्राप्तकर्ता कौन थे? तो याद रखनी है सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन थे। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है आपका हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और याद रखनी है
सी राजगोपालाचारी, ये 3 व्यक्ति थे। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक भी पूछेगा तो सीवी रमन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सीवी रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले पीएम अगर पूछेगा तो याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पीएम तो याद रखनी है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला याद रखनी है इंदिरा गांधी। क्या याद रखिएगा? इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी याद रखनी है नेशनल मंडेला। क्या याद रखनी है? नेशनल मंडेला। पहला पूछेगा तो याद रखनी है खान अब्दुल गफ्फार खान। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला पूछेगा तो अरुणा आसफ अली। क्या वो याद रखेंगे? अरुणा आसफ अली। यहाँ से हमने 75 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया। कल जो है कल का जो है आप लोग टेस्ट लिखिए क्या क्या होगा। कल जो है आपका होमवर्क सीरीज आपको यहाँ पर लिखना है। करंट अफेयर का पेज जो आपका परीक्षा चल रहा है, परीक्षा वानी, 71 पेज से लेके 75 पेज तक पढ़ के आना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक में देखिएगा 170 तक हो गया था, तो 171 से 180 पढ़ के आना है। उसके बाद बात करेगा यहाँ पर बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको एनिमल किंगडम पढ़ के आना है। क्या बोलिएगा? एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत पढ़ के आना है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर से आगे बढ़िएगा, यहाँ पर केमिस्ट्री में जो है आपको ऑक्सीडेशन एवं जो है अपकरण पढ़ के आना है। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन और अपकरण पढ़ के आना है। फिजिक्स में बात करेगा तो कार्य शक्ति और ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ के आना है। क्या याद करना है? कार्य शक्ति एवं ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ के आना है। उसके बाद बात करनी है यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ज्ञान बिंदु के क्वेश्चन बैंक से दरोगा वाला 243 से लेके 245 पेज तक पढ़ के आना है। यहाँ तक देख के आइएगा, नहीं तो हम आपको बताएंगे ही। अगर पढ़ के आइएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, आपको भी बनेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।